Good morning, all of you. Audible, visible. पढ़ के हैं सब लोग लास्ट क्लास के नोट्स? नहीं, पूरा आंसर तक सॉल्व करा करो भाई। अल्लाह, है ना। मेरे जितने बुजुर्ग हो जाओगे तो तब फिर आंसर तक ना जाओ तो चलेगा, लेकिन अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो सारी चीज़ें ना, तो आंसर तक पूरा सॉल्व करना चाहिए। हाँ, होमवर्क डिस्कशन लास्ट में करेंगे। आज तो वैसे भी शीट का जो दिया है होमवर्क वही डिस्कस होगा। रेस 43 का मैंने सॉल्यूशन शेयर कर दिया, आई थिंक। हाँ, देख लेना। सांकेत अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, सर हाउ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सॉल्विंग। इसका आंसर मैंने अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी दिया था। इनके सबके आंसर एक ही हैं कि वैक्सीन मैंने तो लगवा लिया है ना, और अभी स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में आती तुम लगवा लेना, तब तक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सब लोग, जो मैंने एक्सरसाइज और वो मेडिटेशन के लिए कहा था मॉर्निंग में 15-20 मिनट के लिए एक्टिविटी करने के लिए, वो रेगुलर स्टार्ट है ना सबका? हाँ, ये नहीं कि भाई 2-4 दिन तो जोश जोश में किया और फिर बंद कर दिया। उसका फायदा दिखेगा। हाँ, जो भी कर रहे हैं उनको देखो फायदा मिलेगा, है ना। अपने आप तुम्हें फील होएगा कुछ टाइम में डिफरेंस। खैर चलो, है ना। एक चीज़ तो ये है कि देखो, हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो अगर हम एक पॉजिटिव इंटेंट लेके जाएं कि हम डॉक्टर जो दवाई देगा वो हमें असर करेगी और हम ठीक हो जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है, इलाज के अंदर। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि उसकी दवाई हमें फ़ायदा देगी, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाते हो तो होता है। और आप जाओ डॉक्टर के पास और आप मन में ये सोच के जाओ कि मेरे को तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, मैं ठीक नहीं होऊँगा, डॉक्टर कुछ भी दवाई लिखे, मैं तो ठीक नहीं होने वाला हूँ। तो फिर अगर वो दवाई शायद ठीक भी कर पा रही होगी ना, तो शायद इस नेगेटिव थिंकिंग से आप ठीक भी नहीं हो। तो यही चीज़ अपने, है ना, अपने लाइफ में भी अपने को अप्लाई करना चाहिए। कोई भी चीज़ करें तो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ करना चाहिए, है ना। और एक चीज़, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल बात बोलूँगा, कुछ भी ऐसा मत करो जो तुम किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो। सिर्फ ये सोचो, तुम जो भी मेहनत कर रहे हो ये सिर्फ तुम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। एंड बिलीव मी, जो भी इंसान मेहनत करता है ना, वो सिर्फ उसका फ़ायदा मैक्सिमम वही उठाता है पूरी लाइफ में, है ना। उसके घर वाले हों, पेरेंट्स हों, ब्रदर सिस्टर हों, दे फील प्राउड, है ना, अपने बच्चे पे, अपने ब्रदर पे, है ना, कि अपने सिस्टर पे, कि उन्होंने बहुत अच्छा किया लाइफ में। बट एक्चुअल फ़ायदा किसको मिलता है? उसी इंसान को मिल रहा होता है। ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी कुछ ऐसा काम मत करो जो तुम मतलब सोचो कि मैं देखो दिखा रहा हूँ किसी को, या शोबाजी में लगे हो कि मैं देखो दिखाता हूँ दूसरों को मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, फिर रिजल्ट अपने आप मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करूँ? तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, कल अपन लोग शायद पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट को डिस्कस किया था। होपफुली सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। इसी में देखेंगे, एक और क्वेश्चन है, द पॉइंट a comma a square lies between these two lines, find the range of the value of a। क्या ये दोनों लाइन हमको पैरेलल नजर आ रही है? क्या हमें ये दो लाइन देखने में पैरेलल नजर आ रही है? ठीक है, तो एक का इंटरसेप्ट 2,0 है एक्स पे, और एक का आएगा 3,4। तो 3,4 पहले बना देते हैं और 2,0 बाद में बना देते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स प्लस वाई बराबर 2, और ये वाली लाइन है एक्स प्लस वाई बराबर 3/4। ये पॉइंट 3/4 कॉमा 0 होगा और ये 2,0 होगा।
ठीक ठीक है। ठीक है ना भाई। चलो, अब क्या कह रहा है वो कि ये ऐसे समझो, ये अपनी एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इसके बीच में अपना ए कॉमा ए स्क्वायर रह सकता है। तो ये जैसे अपने पास मान लें कि ये नदी बह रही है और इसमें कहीं पर भी आपका ए कॉमा ए स्क्वायर है। ये समझ में आया क्या? ये अपने को कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमने कहा कि अगर ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो पी पॉइंट मान लेते हैं ए कॉमा ए स्क्वायर है और ये इसके बीच में चाहिए। तो अब क्या देखो ध्यान से, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो कैन वी से कि ओरिजिन और पी इस लाइन के आजू बाजू है, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ है ना? और अगर मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि पी और ओरिजिन सेम साइड पर है? कैन आई से लाइक दैट? तो अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे कर देता हूं तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इसको इसके नीचे और इसके ऊपर करने के लिए आई एम यूजिंग ओरिजिन एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई कैन यूज एनी पॉइंट, easiest which I can see over here is origin। हाँ के ना? लेट मी से ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। जरा मुझे बताओ कि अगर मैंने पोजीशन ऑफ पॉइंट डिस्कस करना बताया था तो मैंने क्या ये कहा था कि इसको एक तरफ ला करके लिखना पड़ता है लाइक दिस, ऐसे लिखना पड़ेगा हमेशा? समझाया था क्या? और अगर ऐसा लिखना पड़ेगा तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि ओरिजिन को अगर मैं इस लाइन पे रख रहा हूँ तो क्या साइन दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है क्या? तो P क्योंकि अपोजिट साइड पे है तो P को इस लाइन पे रखूंगा तो कैसा साइन मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या मैं मानूं a प्लस ए स्क्वायर माइनस 3/4 शुड बी ग्रेटर देन 0? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? एंड नाउ अगेन सिमिलरली अप्लाइंग सेम कॉन्सेप्ट फॉर दिस लाइन, ओरिजिन एंड दिस पॉइंट दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। तो क्या मुझे ओरिजिन इसमें नेगेटिव साइन दिख रहा है देता हुआ? तो इसका मतलब है जब मैं a को इसमें रखूंगा तो वो भी साइन नेगेटिव ही देगा, यानी कि a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 विल बी लेस देन 0। ये सेकेंड इनिक्विटी हो गई। अब वी वांट बोथ द इनिक्विटीज टू बी सेटिस्फाइड, सो वी नीड टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। यूनियन थोड़ी लेंगे बेटा, कैसी बातें करने लग गए? अगर दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी चाहिए तो यू टेक इंटरसेक्शन। अगर हम बोलते ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है तो आप दोनों का यूनियन लेते हो। यही तो करते हैं ना भाई, इतना सब कुछ किया है अलजेब्रा में। कितनी बार हम लोग क्वाड्रेटिक के अंदर लोकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं तो हम लोग इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। और अभी भी हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन में अगर डाउट कर रहे हैं तो गड़बड़ है। क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे अब इसका आंसर बता देंगे, इनिक्विटी को सॉल्व करके क्या आएगा जल्दी से, है ना? और अगर इनिक्विटी का आंसर किसी ने गलत निकाला तो सच्ची में मतलब बहुत ही बेकार बात है ना? सीरियसली मतलब वो स्टूडेंट को मतलब बहुत ज्यादा मतलब मार पड़नी चाहिए। फटाफट बताओ, मैं आंसर, फाइनल आंसर बता दूंगा सही है कि नहीं है, बट सॉल्व तुम्हें करना है। कई लोगों का आंसर आ गया और करेक्ट आंसर निकाला है उन्होंने। इनफैक्ट अभी तक मेरे सामने जितने भी आंसर है सारे सही हैं। देखिए बाकी लोगों का, अनुराग कुमार ने गलत आंसर दे दिया पहला, अक्षत राज ने दूसरा गलत आंसर दे दिया। वेरी बैड, मतलब आप इनइक्वलिटी गलत सॉल्व कर रहे हो इतने महीने मतलब पढ़ने के बाद और इतने सारे क्वेश्चंस में इनइक्वलिटी लगाने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो फाइनली आंसर आएगा आपका
आपने अगर इंटरसेक्शन सही लिया होगा तो a बिलोंग्स टू माइनस a बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो यही आंसर मैक्सिमम बच्चों ने निकाला। कुछ लोगों ने समाव गलत कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ABC इज फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइन्स गिवन है अपने को, और एक पॉइंट P है अल्फा कॉमा 0 और Q है 0 कॉमा बीटा। इट ऑलवेज लाइज ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल। अब इसका मतलब है कि ऊपर भी रह सकता है, ट्राइंगल के अंदर ही नहीं रहेगा, है ना। लाइज ऑन और इनसाइड दिस ट्राइंगल। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है समझ में आना चाहिए, ये एक्स एक्सिस पे ही घूमेगा, और ये जो पॉइंट है ये आपका वाई एक्सिस पे घूमेगा। तो यहाँ पे अपन लोग ध्यान से देखना कि कैलकुलेशन को कैसे करें। लुक केयरफुली, थोड़ा सा अगर इसको समझ गए तो समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को कितना इजी कर दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन को प्लॉट कर रहा हूँ, यानी कि 2x - 3y = 6। जरा बताओ x इंटरसेप्ट कितना आएगा पहली लाइन का? 3,0। ठीक है, y इंटरसेप्ट बताओ पहली लाइन का? -2। तो ये 3,0 और 0,-2, ये दोनों को ज्वाइन कर दो भाई। कर दिया ज्वाइन। ये आपकी पहली लाइन बन गई L1। दिस इज L1। ठीक है, अब दूसरी लाइन के लिए बताओ मुझे x इंटरसेप्ट क्या है, जल्दी बताओ। -1 है। y कितना है? 3 है। तो ये रहा -1 और ये रहा 3। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 0,3 और -1,0। ये लाइन हो गई L2। अब तीसरे के लिए बता दो। तो x तो 4 और y 3, तो x 4 और y 3 तो इधर जाएगा। ये बात कुछ पल्ले पड़ी क्या कि ये लाइंस प्लॉट कर दी मैंने? अब तुम बोलोगे सर अभी तो आपने दूसरा तरीका बताया, यहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हो। तो रीजन समझाता हूँ क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से। क्या ये ट्राइंगल बनेगा एबीसी? ध्यान से देखना, दिस इज द ट्राइंगल एबीसी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ए बी सी, है ना? आई थिंक जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ा है वो समझ गया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसको समझ में आना चाहिए कि अगर ये ट्राइंगल है जिसके अंदर या ऊपर कोई पॉइंट घूम रहा है तो ये रीजन होगा, और स्पेसिफिकली जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पे इस ट्राइंगल का जो पोर्शन है वो तो -1 से 3 दिख रहा है, और अगर वाई एक्सिस के अंदर 0, बीटो का मूव कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट अपने को यहाँ से यहाँ दिख रहा है, यानी कि -2 से 3 दिख रहा है। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि इसका आंसर जो होगा वो डी हो गया, सीधे सीधे, बगैर कुछ पेन चलाए, सिर्फ प्लॉटिंग करके। समझ में आया क्या? यहाँ पे मैंने ये मेथड क्यों समझाया, क्योंकि मुझे ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूसिवली दिख रहे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी मैं उससे करूँगा तो भी हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर मान लो यहाँ पर सर अल्फा कॉमा 3 अल्फा होता, या यहाँ पे 3 बीटा कॉमा बीटा होता, तब तो सर ये मेथड आप नहीं लगाते, फिर तो आप प्रॉपरली करते। तब तो मैं प्रॉपरली करता। वैसा एग्जाम्पल मैं आगे ले रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैंने ये समझाया, ये एक्सक्लूसिवली इसके लिए समझाया। ऐसे केसेस में अपना क्वेश्चन सिर्फ प्लॉटिंग से हो जाता है। रफली लाइन को प्लॉट किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, एंड यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर। समझ में आया क्या? नहीं आई बात? सुना है?
ठीक है, आई थिंक सबको दिख गया है कि अल्फा की वैल्यू आपकी -1 से 3 जा सकती है और बीटा की वैल्यू आपकी -2 से 3 जा सकती है। ग्राफ के अंदर दिख रहा है। अब इसी तरह का सेम सवाल, अब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सेस पे नहीं है ना वाई एक्सेस पे है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली एक तरीका और होता है, बट अभी तुम वो समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो ये सोचो तुम कि ये 3 लाइन है मेरे पास, L1 ये है, L2 ये है और L3 ये है। ऑर्डर में L1 L2 L3 मैंने ले लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, मुझे ए पॉइंट निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा और सी निकालना पड़ेगा। तो फटाफट मुझे ये तरीका मतलब समझाने के लिए ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। इसको L1 बोला है मैंने, इसको मैंने L2 बोला है और इसको मैंने L3 बोला है। इसी ऑर्डर में पढ़ो। तो ए बताओ तो L1 और L2 को सॉल्व करके बताओगे, सी बताना है तो L2 और L3 बताओगे, और L1 और L3 को सॉल्व करोगे तो बी आएगा। कोऑर्डिनेट्स निकाल दो फटाफट। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, या तो तुम तीनों कोऑर्डिनेट्स बता दो यार, चलो कोई बात नहीं। मैंने L1 L2 L3 लिखा तो है नहीं, तो जिसको जो तुमने मान लिया, तीनों कोऑर्डिनेट्स सही आने चाहिए बस, इंपॉर्टेंट ये। आई थिंक ये -7,5 आ रहा है, -7,5। अब सी और बी और बता दो। बी आई थिंक 1/3, 1/9 आ रहा है। और ये 5/4, 7/8 बताया। ये मुझे स्टूडेंट्स ने जो बताया इनके आंसर सही है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, देख लो भैया ना। अगर किसी ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी ए बी सी निकालने में, तो पूरा क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा, है ना, ये समझना पड़ेगा। अगर हमने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया ए बी सी निकालने में, तो पूरा का पूरा मेहनत आगे का खराब है, क्योंकि ये पूरा आंसर ए बी सी पे ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पॉइंट है इट इज लाइंग इनसाइड दिस, तो यानी कि आपका जो पॉइंट पी है ये अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर जो है ये ट्राइंगल के अंदर है। सर आई नॉट अंडरस्टूड हाउ कोऑर्डिनेट्स कम। अरे भाई, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो ए ही तो मिलेगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते। इन दोनों लाइन को सॉल्व करके अगर अपने पास ये दो लाइन मिल रही है यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ना ये दोनों का। ये जिनको भाई समझ में नहीं आया था उनको समझ में आया क्या, जिन्होंने दो स्टूडेंट ने लिखा था कि उनको ये समझ में नहीं आया कि आपने ए बी सी कैसे निकाला। भाई ये तो आपने लेक्चर अटेंड नहीं कर रखे हैं, फिर पिछले क्लासेस जो पढ़ाई हैं अगर अटेंड करी होती तो ये तो अपन ने पिछली क्लासेस में भी करा है। पहली क्लास अटेंड कर रहे हो तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ। तो L1 और L2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए आएगा। इसको मैंने L1 कहा, इसको L2 कहा, इसको L3 कहा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं सॉल्व कर सकते क्या।
अब वो दोनों कमेंट ही नहीं लिख रहे कि समझ में आया कि नहीं आया, या तो वो चाह रहे हैं कि मैं दिखाऊं करके सॉल्व। एक ने अब किया है, आ गया, दूसरे ने अभी तक नहीं किया है। बता दो भाई दूसरे इंसान, तुम करके भी दिखा दो सॉल्व कैसे करते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आता है मुझे। नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसे नाम नहीं लेता हूँ मैं। जेंटिल एलिस की वो कुछ ऐसी हरकत कर दे कि उसका नाम लेना पड़े, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे। चलो ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है तीनों कोऑर्डिनेट्स। अब आई थिंक देखो, अब मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, चलो यार। ये कौन सी लाइन थी, 2x + 3y -1 बराबर 0, x + 2y -3 बराबर 0, ये थी 5x - 6y -1 बराबर 0। ये लिया था ना मैंने L1 L2 L, ये लिखा था ना मैंने, इसको L1, इसको L2 और इसको L3। तो ये आ गया लाइंस। अब तुम खुद ही देख सकते हो, क्वेश्चन हो गया है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ए और पी सेम साइड पे, तो ये वाली लाइन में आपने ए का कोऑर्डिनेट रखा और साइन देखा, और वही पी पॉइंट को रख के साइन आना चाहिए। इससे क्या श्योर हो गया कि इस लाइन के सेम साइड पे ए और पी लाई करेंगे, यानी ऊपर गया। अब ऊपर तो बाहर भी जा सकता था ऐसे, लेकिन हमें तो ट्रायंगल के अंदर रखना है, तो उसको बाउंड करना पड़ेगा। तो फिर से हम ये वाली साइड लेंगे, और अब इस साइड के रिस्पेक्ट में बी ने क्या साइन दिया इस लाइन पे, वही सेम लाइन पी देगा। तो फिर वो इस लाइन के इस तरफ लाई कर गया। एंड सिमिलरली अब वो तीसरी लाइन को इस्तेमाल करेंगे, तो जो सी ने साइन दिया होगा इस लाइन पे रख के, वही पी देगा। तो इसका मतलब वो इस वाली लाइन के इस तरफ लाई करेगा। अब तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे, तो वो पॉइंट यहीं पर ही कहीं आएगा। समझ में आया क्या, प्रोसेस समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी इजी है, बट यहाँ कैलकुलेशन है। पिछली बार जितना आसान नहीं हुआ कैलकुलेशन, क्वेश्चन तो दोनों ही आसान है। क्लियर है क्या? तो अपन क्या करेंगे अब, पहले अपन ए का साइन रखते हैं इस वाली लाइन पे। तो ए का साइन रखो, बताओ कितना आ रहा है। तो -35, तो नेगेटिव आ रहा है साफ साफ, तो यानी 5α -6α² -1 शुड बी लेस देन 0। अब कोई बोले सर ये इनसाइड बोलने की जगह अगर वो बोल देता ऑन भी बोल देता, तो ऑन बोलने का मतलब यहाँ पे भी लाई कर सकता था, तो इक्वलिटी और आ जाती। ये समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? अब आई थिंक हो जाएगा। पहली इनइक्वलिटी ये बनी। अब यही काम अपन इसको इसमें रख के देखते हैं, तो क्या मिल रहा है अपने को, देखो 1/3 और 2/9, तो नेगेटिव आ रही है। तो यानी कि अल्फा +2α² -3 भी नेगेटिव ही आया। ये सेकेंड इनिक्विटी बन गई। अब इसको अपन रखते हैं इसके अंदर, तो ये कितना बनेगा अपने पास 5/2। तो ऐसे ही पॉजिटिव हो गया, यहीं से पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसका मतलब है α² 2α 3α² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तीनों इनिक्विटी का सॉल्व करके क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। बोलो समझ में आया या नहीं है? आ गया। अब ईमानदारी से तीनों इनिक्विटी को अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। चलो, यू हैव 1 मिनट, है ना। 1 मिनट के लिए मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ, वॉइस को बंद कर रहा हूँ, मैं पानी पीकर आता हूँ, थोड़ा गला खराश हो रहा है।
हाँ भाई, किसी ने हैंड रेज किया है। वंश खंडेलवाल, यू वांट टू से समथिंग? ओके, बाय मिस्टेक था। आई थिंक सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और अगेन कुछ लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अगर हम इंटरसेक्शन लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आएगा -3/2 से -1 यूनियन ½ से 1। ये फाइनल आंसर आएगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व दीज इनिक्विटीज जो ऑलरेडी हमें सिखा दी गई है, और जिनको नहीं आती है, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कैलकुलेशन एरर हो गया, छोटी सी गलती हो गई, ये सब बेकार की बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आई थिंक मैंने इसी पैटर्न के 2 क्वेश्चन लेकर के इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है सिचुएशन को। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता है तो प्लॉटिंग से इजीली दिखता है, और अगर एक जनरल पॉइंट है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो क्या है कि एक मेथड और होता है ना, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि कर्व को समझते नहीं है अच्छे से, थोड़ी लिमिटेड नॉलेज है हमारी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में ना जाके छोटा सा आइडिया देता हूँ, फिर तुम कोशिश करना आगे उसको रेसिप्रोकेट करने की। मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट आपका एक जनरल पॉइंट है। तो अगर मैं इसको लोकस से समझूं तो एच की वैल्यू को अल्फा और के की वैल्यू को मैं अल्फा स्क्वायर बोलूं, तो ये के बराबर एच स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी कि जो पॉइंट है ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर पे घूम रहा है, जो कि एक पैराबोला होता है। हाँ है ना? अब वाई बराबर एक्स स्क्वायर आपका पैराबोला है, तो पैराबोला तो आपका वाई बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा, ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। कानून से भी लंबे हाथ होते हैं, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा ये। हाँ है ना? अब क्या करेंगे अपन, हमें तो ये ट्राइंगल के अंदर ही चाहिए ना, तो हम लोग कहेंगे कि y बराबर एक्स स्क्वायर को आप इसके साथ सॉल्व करो, ट्राइंगल के साथ। अब ट्राइंगल के क्या तीनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है या दो को कर रहा है? सपोज करो आपने देखा कि वो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप घूम रहे हो, तो यानी कि इस पूरे इंटरवल में ये सारे कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्राफ की नॉलेज भी होनी जरूरी है, तो इसलिए अपन इस तरह की चीजों को आगे देखेंगे। अभी के लिए आपको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ये जो पॉइंट है ये खुद एक कर्व पे घूम रहा है, जो कि y बराबर एक्स स्क्वायर है। समझ में आई कुछ बात? क्लियर है? बाकी प्रोसेस आई थिंक क्लियर है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको काफी काम आएगा क्वेश्चंस करते वक्त, और ये कई क्वेश्चंस में तो फर्स्ट स्टेप होगा क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अपने पास एक पॉइंट होगा गिवन, एक लाइन गिवन होगी, ये लाइन अपने को गिवन है, और अपने को ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी होगी। ये लेंथ निकालनी होगी कि ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो ये जो पी एम आएगा, जिसे अपन परपेंडिकुलर कह रहे हैं, इसकी लेंथ का फॉर्मूला ये याद कर लो। अगर हमें पॉइंट पता है और लाइन की इक्वेशन पता है, तो उस पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। पहले तो ये याद कर लेंगे अपन लोग। कुछ समझ में आया? अभी समझाता हूँ ये कैसे आता है। फॉर द टाइम बिंग जस्ट पहले तो ये समझो कि ये एक फॉर्मूला है जो काम आएगा। समझ में आया क्या? अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है वो मैं समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कुछ बातें अपने को आगे जो मैं यूज में लूंगा थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर अपन कैलकुलेशंस का पार्ट आगे देखेंगे। अगर ये पॉइंट लाइन पे नहीं है पी पॉइंट, और वो तो हम इजीली पता लगा सकते हैं। अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है तो ax1 by1 और c को कैलकुलेट करने पे 0 आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तो जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर की ये लेंथ है ये। अब इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? इस एम पॉइंट को जो कि परपेंडिकुलर पी से ड्रॉप किया गया है,
इस पॉइंट को अपन कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ perpendicular. M is foot of perpendicular drawn from the point P on the line L. समझ में आया क्या? क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लाइन है, क्या इसका स्लोप दिख रहा है सबको? माइनस ए बाई बी। तो क्या मैं इस पीएम लाइन का स्लोप, पीएम लाइन जो है इसके स्लोप को मैं बी बाई ए बोल सकता हूं? हाँ या ना? हाँ के ना? ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ये अपन एक्स एक्सेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो अपन बातें शायद कल कर चुके हैं, है ना। ये लाइन थी एल, ये पॉइंट पी था, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आया एम, इसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर? अपन को इसकी लेंथ का फॉर्मूला समझा दिए गए, इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अब दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ जिसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को अपन आगे यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। ये लाइन है, ये पॉइंट है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। जितना पीएम का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अगर आगे चले जाएं और इस पॉइंट को पी डैश कह दें तो पी की इमेज पी डैश कहलाएगी, इस लाइन को मिरर माने तो। इफ यू कंसिडर लाइन एज अ मिरर तो पी की इमेज आपकी पी डैश कहलाएगी। और पी डैश का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी एम यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका मिड पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज का। समझ में आया क्या? इसको अपन कैसे यूज करेंगे ये आगे की बात है, बट मैंने सोचा कि यहीं पर ही थोड़ा सा आइडिया दे के चलूं ताकि आगे फिर से जब बोलूंगा तो दो बार बोल दूंगा, तो दो बार में और अच्छा समझ में आ जाएगा। आई थिंक इतना सा तो सबको समझ में आता है। सब लोगों ने 9th 10th में ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ा है, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता है उतनी इमेज उसकी पीछे फॉर्म होती है, सबको पता होगा। यही अपन करते हैं प्लेन मिरर पे। ठीक है, आगे बढ़ू। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर जिसको इंटरेस्ट हो कि सर ये फॉर्मूला आपने लिखा दिया है हम याद भी कर लेंगे, पर सर एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दो कि कैसे निकाला, तो मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ। और ये काम हम लोग अगर करेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला 2-3 लाइन की कैलकुलेशन में दिख जाएगा। सपोज करो आई एम टेकिंग अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो मैं तुमसे बोलूँ इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बताओ, तो तुम बोलोगे सर वाई को 0 रख दो। तो मैं बोला वाई इंटरसेप्ट बताओ, तुम बोलोगे सर एक्स को 0 रख दो। तो मैंने कहा चलो ये लाइन ऐसी कुछ है। मैंने ये नहीं कहा ये पॉजिटिव में कट करिए, मैं आगे जो बोल रहा हूँ सुनते रहना। तो ये अपना आ गया माइनस का सी बाई ए कॉमा 0। ठीक है, ये पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया। यहां तक समझ में आया क्या? अब ये रहा अपना पॉइंट पी जिससे अपन परपेंडिकुलर इस पे डालने वाले x1 y1। हम चाहते हैं क्या निकालना? ये डिस्टेंस। क्या यही हम चाहते हैं क्या भाई? बोलो भाई, क्या हम यही डिस्टेंस निकालना चाहते हैं क्या? पीएम। अब तुमको शायद अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दो तो शायद तुम्हें दिख गया होगा कि सर कैसे पीएम निकालने वाले। आई थिंक थोड़ा सा अगर तुमने सोचा, नहीं सोचा तो चलो सोचो कि मैं क्या करने वाला हूँ पीएम निकालने के लिए। हाउ आई विल प्रूव कि पीएम की वैल्यू जो ऊपर अपन ने फॉर्मूला लिखा है ये है। तो मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट करूंगा। आई थिंक सबको ट्राइंगल पीएबी दिख गया होगा। और अब ट्राइंगल पीएबी को लिखने के दो तरीके मुझे पता है। एक तो बोलेंगे कि सर ये देखो तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया आपने, तो सर एक तो डिटरमिनेंट वाला तरीका हो गया। एक सर हाफ बेस इनटू हाइट लगा दो, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया सर। तो सर हाइट निकालनी है, बेस तो दिख ही रहा है सर क्या है, सर प्रूव हो जाएगा हाँ के ना। तो मैं यही करने वाला हूँ कि मैं ट्रायंगल पीएबी का एरिया ऐसे लिख रहा हूँ। डिटरमिनेंट में मॉड लगेगा, कॉपी पढ़ी है तो समझ में आ गया होगा कि मॉड क्यों लगेगा। तो x1 y1 1, फिर माइनस सी बाय ए 0 1 एंड
0 माइनस सी बाय बी 1, हाँ कि ना? क्या ये ट्राइंगल पी ए बी का एरिया है? क्या ये ट्राइंगल पी ए बी का एरिया बोला जा सकता है? और क्या इसको मैं हाफ एच इंटू ए बी, अब क्या ए बी में निकाल सकता हूँ क्या? क्या ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा क्या, अगर मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है तो क्या एच आ जाएगा क्या? तो क्या तुम अब इसकी आखिरी लाइन को कंप्लीट कर लोगे? हाफ से हाफ कट गया यहाँ पे, और अब तुम जैसे ही उसको सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट को और ए बी की वैल्यू लिखोगे, अपने आप तुम्हें एच की वैल्यू ऊपर जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है पी एम, वो मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो आई थिंक ऐसा नहीं कि मतलब घर पे आके भी बस छोड़ दिया। आई वुड लाइक यू पीपल टू एग्जीक्यूट द लास्ट स्टेप, है ना? इसको सॉल्व करें, ए बी की वैल्यू लिखें, ए बी से इसको डिवाइड मारें, एच की वैल्यू ऐसे ला के देखें। तो आई थिंक सब लोग करेंगे, है ना? सिर्फ 2 लाइन और लिखनी है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रोसीड करेंगे और कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का हमें एक लाइन से किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस की बात हो रही है, लुक वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आज के बाद कोई बोलता है एक लाइन है और एक पॉइंट का ऐसे डिस्टेंस निकालो, तो कुछ भी ना बोला जाए, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। क्या बोला मैंने? अगर कोई पॉइंट दे दे और एक लाइन दे दे और बोले इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो, तो इट इज अज्यूम्ड ऑलवेज कि इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो इस पॉइंट पी का इस लाइन से तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं। ऐसे डिस्टेंस निकालते हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो सब अलग अलग आएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही अपना एक्चुअल डिस्टेंस जेई के सिलेबस के अंदर जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अगर कभी भी ये लैंग्वेज आती है कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है, इट इज ऑलवेज टेकन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया क्या? एंड आई थिंक हम लोग समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो आएगा, ये इस लाइन से पॉइंट पी का लीस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई और डिस्टेंस निकालोगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये बड़ा ही आएगा। हाँ कि ना? सर पीएम की इक्वेशन लिख के कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस होना, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो वैसे भी, बट आई थिंक ये ज़्यादा आसान है उससे। ठीक, ओके। क्या मैं आगे बढ़ूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन बनाई, तो उनके बीच का डिस्टेंस फिर आप बोलोगे सर ये नाप लो, ये नाप लो, ये नाप लो, लेकिन अभी मैंने समझाया कि पैरेलल लाइन हो तो आप अगर कोई पॉइंट को पकड़ के डिस्टेंस लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात कर रहे हो, अनटिल अनलेस मेंशन्ड समथिंग एल्स इन द क्वेश्चन। अगर उसने कुछ और ही लिख दे तो बात अलग है। नहीं आई बात समझ? अब जैसे और क्या पूछ सकता है वो, तो मैं यहाँ पे छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो किसी ने लाइन दे दी x प्लस वाई माइनस टू बराबर 0, एंड उसने पॉइंट दिया 1, 0, और उसने कहा कि आप इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, यानी कि ये निकालो पी एम डिस्टेंस। तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, मॉड लगाओ, x की जगह 1, y की जगह 0, -2, अंडर रूट में x का स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट। सर ये आपका आंसर आ गया 1/√2। नहीं आई बात समझ? अब मैं तुमसे एक नया सवाल पूछ रहा हूँ, है ना? ध्यान से सुनना। जैसे ही उसने कहा पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालो, तो हमने अपने आप परपेंडिकुलर माना। अब उसने क्या कहा कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ पी 1, 0 मेजर्ड फ्रॉम लाइन, इसको मैं एल बोल रहा हूँ, एल इज इक्वल टू 0 इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ 2x - y +1 = 0। अब ये सवाल बदल गया है ना? अब क्वेश्चन चेंज हो गया।
आई थिंक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ शायद समझ में आया होगा। इसको एज़ अ क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, अब 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ये हो गया। हाँ या ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन है P1, 0 का लाइन L बराबर 0 से डिस्टेंस बताओ। तो ये हो जाएगा। हाँ या ना? अब सेकंड वाला कैसे करेंगे? तो सेकंड वाले में उसने कहा है कि वही पॉइंट P है 1, 0 और वही आपकी लाइन थी x प्लस वाई -2 बराबर 0। अब वही चाह रहा है कि इसी पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन उसने बोला इस लाइन का यूज करना है। लाइन का डायरेक्शन मतलब हमें उसका स्लोप इस्तेमाल करना है। इसका मतलब इस स्लोप की पी पॉइंट से पास होती हुई लाइन लिखेंगे। अब वो जो लाइन आएगी जो इस स्लोप की होगी, किस स्लोप की होगी? टू स्लोप की होगी। क्या मैं पी पॉइंट से पास होते हुए एम स्लोप यानी कि टू स्लोप की लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? तो क्या ये वही लाइन हो जाएगी जिससे अपन लोगों ने पी पॉइंट को इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है? अब ये लाइन इस इंटरसेक्शन को यहां पे कट करेगी, आपकी गिवन लाइन को क्यू पे। समझ में आया क्या? क्या मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं क्या? और अब मेरे को जो पूछ रहा है वो पी क्यू पूछ रहा है। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन में। समझ में आया क्या? वो अपने से अब जो पूछ रहे हैं वो पी क्यू है। अब 1, 0 से लाइन का डिस्टेंस पूछते तो परपेंडिकुलर होता, लेकिन वो बोल रहा है इसके डायरेक्शन में। तो उस गिवन लाइन के स्लोप को इस्तेमाल करके पी पॉइंट से पास होती हुई लाइन लिखोगे और फिर आप क्यू निकालोगे। क्यू कैसे निकलेगा? तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखोगे, एल लाइन ऑलरेडी गिवन है, सॉल्व करेंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आया क्या? तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया। आई विल राइट इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। तो y-0 टू टाइम्स x-1। तो ये लाइन आपकी आ गई 2x-1। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या मिलेगा? q मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इसलिए क्यों मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्यों वो वाला क्यों नहीं है, दोनों क्यों अलग अलग है। हाँ ये -2 है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है। अब आई थिंक क्यू मिलने के बाद पी क्यू हर बच्चा निकाल लेगा। ठीक है क्या? नहीं आया समझ में? नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, और क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है तो फिर सेकंड पार्ट उन बच्चों के लिए नहीं है जो सुनते नहीं है ध्यान से। भूल जाओ इसको। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, फिर मैं ऐसी चीजें बताऊंगा नहीं फिर। अगर तुम सुनोगे नहीं तो मैं 10 बार थोड़ी रिपीट करूंगा। एक तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, टाइम वैसे ही जा रहा है, फिर सिलेबस टाइम पे नहीं होगा तो फिर तुम मेरे पे छोड़ोगे वापस से। तो तुम सुनते ही नहीं हो, जब इतनी देर से मैं धीरे धीरे समझाता हूँ तो तुम समझते ही नहीं हो। इतना साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं समझोगे जब मैं बता रहा हूँ तो फिर नहीं होगा। पी क्यू पैरेलल आ रहा है? कैसे पी क्यू पैरेलल हो जाएगा? किसके पैरेलल हो जाएगा पी क्यू?
क्यों पी क्यू किसके पैरेलल हो रहा है भाई? कैसे पैरेलल हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अलग अलग है, तो इनको तो कहीं ना कहीं मिलना ही है। आई थिंक कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, या तो हम लेक्चर को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं करते हैं, या क्लास में लेट आते हैं, या फिर क्लास में आते हैं तो फिजिकली रहते हैं, मेंटली कहीं और रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लाइन अलग है, इन दोनों का स्लोप अलग है, तो कल ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं, स्लोप को देख के पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो, इंटरसेक्शन हो, ये सब बातें हो चुकी है पहले, है ना। आई थिंक ये बातें अब काफ़ी हो चुकी है ना, अगर बिगनिंग से पढ़ रहे हैं तो। आई थिंक क्लियर है ना। हाँ, अब डिस्टेंस वन लगा के यार पी क्यू जो भी आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन। आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि अगर कोई बच्चा जे की तैयारी कर रहा है और उसको 3 से 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है तैयारी करते हुए, तो उसको ये सिंपल कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, है ना, इतना मैं अज्यूम करता हूँ। ठीक है, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दो लाइन्स हैं और ये पैरेलल है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था, फिर मैं वापस से बोल रहा हूँ, कुछ भी ना बोला जाएगा तो आप कौन सा डिस्टेंस निकालोगे? ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं। लाइंस पैरेलल हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ले लिया मैंने, और इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0 ले लिया। क्या ये लाइंस पैरेलल दिख रही हैं सबको? बिल्कुल सही है। अब आप क्या करो, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लो, x1 y1। हाँ, और आपने x1 y1 ले करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, और x1 y1 जो है वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा। तो जो आपका इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये ऐसा बनेगा, c माइनस डी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। वापस से बोलता हूँ मैं एक बार, या इनफैक्ट मैं शो ही कर देता हूँ, है ना। पहले मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा। तो ये आएगा फॉर्मूला। क्या लिखा है इस फॉर्मूले में? आई होप सबको दिख रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है उनके डिफरेंस का मॉड, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम लिखा हुआ है अंडर रूट में। अभी कैसे आया? तो मैं तुमसे फिर से वही बोलूंगा, पीएम लिख दो तुम। तो तुम बोलोगे सर पीएम क्या होगा? तो आप x1 y1 है, तो ax1 by1 माइनस डी, और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो सीखा अपन ने भी। और अब मैं तुमसे बोलूँ कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम बोलोगे ax1 और by1 प्लस सी की वैल्यू सर 0 भी होगी। तो मैं बोलूँगा बेटा ax1 प्लस by1 की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, बस आंसर आ गया। ये प्लस डी है, ठीक है। कर लेंगे क्या? तो ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस सी हो गई। तो बन गया वो डी माइनस सी, सी माइनस डी लिखो, डी माइनस सी लिखो, मॉड में बात बराबर है। हाँ कि ना? बट ध्यान से देखना कि यहाँ पर अपन ने जो लाइन की इक्वेशन ली है, वो पैरेलल लाइन के होने के साथ साथ आपका जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इस लाइन में वही सेम यहाँ पर भी है ना। आप ऐसा नहीं करो जल्दीबाजी में, ये देखो ही नहीं कि x और y का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है। पहले आपको x और y का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा, तभी आप c माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे, क्योंकि इस डेरिवेशन में मैंने ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई को सेम लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x and y same in two given parallel lines। समझ में आया क्या? प्रूफ कौन पूछता है भाई आज की तारीख में? प्रूफ तो सिर्फ मैं दे रहा हूँ कि भाई ठीक है देख लो, बाकी प्रूफ थोड़ी पूछने चाहिए मैं। अब तो वो सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे और आपको सॉल्यूशन बस लिखना है उसका। क्लियर है क्या? ये नोट समझ में आया सबको? इज दिस नोट क्लियर?
ठीक है क्या? सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से लिखे तो मॉड सी लेंगे ओरिजिन में। मैं समझा नहीं भाई। किसके अंदर लेंथ ऑफ कौन सी लाइन पे की बात कर रहे हो? ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। माइक ऑन करूँ क्या एक बार? माइक ऑन करता हूँ, बताओ, बोलो। अच्छा माइक खराब है। अच्छा मेरे हिसाब से तुम ये समझना चाह रहे हो, जो मुझे समझ में आया तुम्हारा क्वेश्चन, कि 0,0 से अगर अपन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, ये चाह रहे हो ना तुम पूछना? तो वही है, आप तो सीधे फॉर्मूला लगाओ ना। तो पहला टर्म 0, दूसरा भी 0, प्लस सी, और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी पॉइंट है ना, ओरिजिन हो या x1 y1 हो, अपन का फॉर्मूला वही रहेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़ूँ आगे? बढ़ूँ आगे? चलो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो तुमको आता ही है ना, तुमने काफ़ी क्वेश्चंस में 9th 10th में इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये ए बी सी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, साइड लेंथ ए है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। सब जानते हैं ये चीज़। बट द थिंग इज कि सर सी एंड डी एक्स एंड वाई कोफिशिएंट सेम करने के बाद ही लेना है ऑब्वियसली। यहाँ पर यार देखो, फिर सो के जगते हैं सब लोग। ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर पूरा डेरिवेशन शो करा तो ये आंसर आया। फिर लिख भी दिया कि सबसे पहले आपको एक्स और वाई को कोफिशिएंट सेम बनाना है। अब और कैसे बताऊं भाई? या तो तुम कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे हो भाई, क्योंकि एक ही चीज़ को दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं वापस से। तो क्लियर है यहाँ पे कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब क्या होता है कि आपको हर बार जरूरी तो नहीं है साइड गिवन हो। कई बार क्या होता है कि दे गिव यू दिस लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन दे देंगे। सपोज करो ये लाइन l बराबर 0 है, और वो आपको इसके कोऑर्डिनेट दे देंगे x1 y1। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर आपको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको क्या दे देंगे, एक वर्टेक्स और उसके सामने वाली साइड की इक्वेशन। हाँ या ना? एक्स और वाई सेम है तो स्लोप सेम, स्लोप। अच्छा क्या बात बोली है, ये तो भाई साहब मतलब पाकिस्तान ओलंपियाड क्लियर करके आए हुए हैं। ये लाइन और ये लाइन, क्या ये पैरेलल नहीं है? ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है? और अगर ये पैरेलल है तो क्या इसमें ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं? यही तो समझा रहा हूँ कि इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए पहले इस लाइन को आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई -1/3 इज इक्वल टू 0। अब जाकर के अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? ओके चलो। तो मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे, कि आपको वो इक्विलेटरल ट्रायंगल देंगे और एक इक्वेशन देंगे लाइन की, और उसके सामने वाला वर्टेक्स दे देंगे। तो अब ऑब्वियसली अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि हमने जो भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हम। क्या मैं ये एच निकाल सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली ये ऑल्टीट्यूड जो होगा यही मीडियन भी होगा यहाँ पे। यानी कि ये दोनों साइड लेंथ बराबर बराबर होगी, यानी ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। तो क्या मैं यहाँ पे h अपॉन a/2 को 1060 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि h इज √3 a/2। एंड क्या मैं a की वैल्यू को 2h/√3 लिख सकता हूँ? और अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा तो मुझे ट्राइंगल का एरिया डेल्टा एच के टर्म में मिल जाना चाहिए। तो ये 3/4 और ये 4h² अपॉन 3, 4 से 4 कटेगा तो ये आएगा h² बाय √3। तो कुछ बच्चे ये फॉर्मूले की तरह याद भी कर लेते हैं कि अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, और अगर मैं एक वर्टेक्स और उसके सामने वाली साइड की इक्वेशन दे रखी हो, तो ये प्रोसेस पूरा ना करते हुए, वैसे तो ये बताने वाली बात है नहीं,
लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे डायरेक्टली फटाफट निकाल देंगे, कुछ बच्चे प्रोसेस एग्जाम में बार बार लगाएंगे। तो ये भी अपन क्यों लगाएं? अगर अपन ने पढ़ा हुआ है तो अपन सीधे इसको रट्टा मार लें। फॉर्मूले को याद करा जा सकता है अगर हम चाहें तो। देखना जरा कैलकुलेशन कहीं एरर तो नहीं हुआ है, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताएं, मतलब इसमें भी अगर किसी को डाउट हो तो। आई थिंक √3/4 इंटू ए स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया होता है। मैंने एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच को मैंने एक एटम में लिख दिया। इतना सा काम मैंने किया है, बता सकते हो अगर दिक्कत है तो। तो अगर मैं अगली बार इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन दूं और एक साइड की इक्वेशन दे दूं और सामने वाला वर्टेक्स दे दूं, तो क्या खट से ये फॉर्मूला लगा के हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, या हम इस प्रोसेस से जा करके ए निकालेंगे और फिर इसमें डाल करके आंसर सॉल्व करेंगे? तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। आई होप इट इज क्लियर। हाँ के ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये एक अगेन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। याद करेंगे फर्स्ट लेक्चर, मैंने पैलोग्राम का एरिया बताया था तुम्हें बेस इंटू हाइट, और उससे मैंने फिर ये P1 P2 कॉसेक थीटा याद करने के लिए कहा था। बोलो हाँ या ना? तो P1 P2 कॉसेक थीटा अगर याद है, याद करने के लिए कहा था, तो इसी फॉर्मूले के अंदर हम P1 और P2 की वैल्यू के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें तो ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है। अब ये तुम बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, आपने ये लिखाया था कॉसेक थीटा को आपने नीचे जाके साइन थीटा लिख दिया, और इस वैल्यू को P1 P2 को भी आपने बताया है कि दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी अभी आपने समझाया सर। तो मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अपन P1 P2 कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि M1 M2 यूज करके तुम पहले टेन थीटा निकालोगे और टेन थीटा से फिर तुम कॉसेक थीटा निकालोगे, तो टाइम लगेगा। इतना तो समझ में आता है सबको। तो क्या होता है कई बार वो एग्जाम में क्या करते हैं, आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे देते हैं पैलोग्राम की, कि दिस इज द पैलोग्राम एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैलोग्राम। तो अगर किसी स्टूडेंट को सिंपली ये याद है तो यू कैन सी उसके लिए क्वेश्चन एक लाइन का है। C1 - C2 क्या है? तो ये C1 - C2 हो गया, ये D1 - D2 हो गया, और नीचे M1 - M2 लिखा है। ये स्लोप M2 है, ये स्लोप M1 है। तो क्या तुम ये फील कर पा रहे हो कि अगर मैं लाइन ऐसे लिख के दूं और कोई बच्चा ये फॉर्मूला लगाएगा और ये बच्चा कोई फॉर्मूला लगाएगा, तो इस वाले बच्चे को तो लगेंगे 10 से 20 सेकंड, और जो ये फॉर्मूला लगाएगा वो P1 निकालेगा, P2 निकालेगा, फिर टेन थीटा निकालेगा और टेन थीटा से साइन थीटा निकालेगा, तो कम से कम 1 से 2 मिनट के बीच उसको लगेगा, कम से कम। समझ में आती है बात? तो द थिंग इज कि मैंने ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हुए देखा है कई बार। तो वो नेसेसरली टारगेट कर रहे हैं कितने बच्चों को ये पता है, कितने बच्चे इसको इस तरह से लिखना जानते हैं। ये बात समझ में है क्या, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? अब जो लोग अभी तक मेरी बातों को फिर से नहीं समझ पाए, अगर उन्होंने कॉपी पढ़ी है तो ये फॉर्मूला तो कॉपी के अंदर उन्हें मिल गया होगा, पैलोग्राम का एरिया। अब मैं यहाँ पर P1 और P2 की बात कर लेता हूँ। आई थिंक P1 सबको दिख रहा है। लेट मी से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है, तो आपने क्या करना है, C1 - C2, है ना, सीधे अपन ने कांस्टेंट टर्म को C1 - C2 मॉड और अंडर रूट में 1 + M1 का स्क्वायर। सिमिलरली P2 के अंदर अपन जाएंगे तो D1 - D2 बनेगा अपॉन अंडर रूट में 1 + M2 का स्क्वायर। ये नहीं समझ में आया तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूँ? चलो फोटो भी बना देते हैं। आई थिंक अब तो दिख गया होगा कि P1 P2 कैसे निकाला। ठीक है,
ये भाई प्लस लिखा हुआ है, हर जगह प्लस है यहाँ पे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है। ठीक, हाँ क्या ना, P1 P2 दिख गया सबको। अब मैं बोलूँ ये एंगल थीटा है, इस वाली लाइन का स्लोप है m2, इस वाली लाइन का स्लोप है m1, तो क्या मैं टेन थीटा की वैल्यू को लिखना जानता हूँ क्या? तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल, m1 माइनस m2 का मॉड अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मैंने कहा टेन थीटा जानते हो, तो क्या टेन थीटा से साइन थीटा या कोसेक थीटा निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं क्या? तो तुम बोलोगे सर निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बस खेल खत्म हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम ये P1, ये P2 और ये कोसेक थीटा निकाल के इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले में हमें कौन सा फॉर्मूला दिख जाएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। कुछ बात समझ में आई क्या? ये दोनों फॉर्मूले अपनी अपनी जगह खुद की यूटिलिटी रखते हैं। अब डिपेंड करता है सामने वाले पे कि उसने क्वेश्चन किस पे बनाया। अगर उसने लाइंस में आपको P1 P2 और साइन थीटा निकालने के लिए सब कुछ डेटा दे रखा है और आपको लग रहा है कि मैं P1 P2 कॉसेक थीटा से जा सकता हूँ, तो फिर आपको P1 P2 कॉसेक थीटा से आना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने एग्जाम्स में देखा है, वो लोग लाइंस को किस फॉर्म में लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, चार लाइन लिख देंगे, L1 L2 L3 और L4। अब वो बोलेंगे कि पेलोग्राम का एरिया बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन को y बराबर एम एक्स प्लस सी में चेंज करेंगे। अब अगेन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अपन ने फोटो बनाया है इसमें सारी लाइंस y बराबर एम एक्स प्लस सी में है, और उसी के लिए अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर मैं तो ऐसे करूँगा, ये C1 हो गया, अब दूसरी लिख दूंगा, ये C2 हो गया, और अब इस पे लगा दूंगा। इस पे नहीं लगेगा ये, क्योंकि अपन ये जो देख रहे हैं डेरिवेशन इसका, ये इस प्रोसेस के लिए जब लाइंस किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, हाँ के ना? समझ में आया कि नहीं है? तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नोट में ना, नहीं तो फिर कुछ लोग रिपीट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला अगर किसी को अप्लाई करना है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन लाइंस इन द फॉर्म y बराबर एम एक्स प्लस सी, तब जा करके आप ये फॉर्मूला लगाओगे, हाँ कि ना? अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जो लोग नहीं सुनेंगे ना वो लोग आगे गलतियां करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ ए लिया है तो इधर भी ए ही होना चाहिए, इधर बी है तो इधर भी बी ही होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला काम करेगा। अब किसी ने ये करा ही नहीं और ये फॉर्मूला लगा दिया, गलत, सीधे नेगेटिव मार्क्स। अब मैंने यहाँ पर बोला है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो P1 P2 कॉसेक थीटा होता है, लेकिन जनरली वो आपको लाइंस लिख के देंगे, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, एंड चार लाइन ऐसे लिख देंगे और बोलेंगे इनसे लल्लाग्राम बन रहा है। अब लल्लाग्राम का एरिया बताओ। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बट ये फॉर्मूला लगेगा कब? ये तब लगेगा जब आप पहले लाइंस को y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। बोलो हाँ या ना? आई थिंक समझ में आ गया, काफ़ी हद तक समझ में आ गया। क्लियर? बढ़ो आगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है ना? क्वेश्चन ले लें। ठीक है, यहाँ पे अपन ले रहे हैं टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर टेंजेंट टू सेम सर्कल,
सेम सर्कल। लाइन्स एक है L1 x plus y is equals to 3 and L2 2x plus 2y is equals to 9. Then find the radius of this circle. क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को कि दो लाइंस जो पैरेलल हैं वो एक ही सर्कल पे टेंजेंट का काम कर रही है, सेम सर्कल पे। अब वो कह रहे हैं उस सर्कल का आप क्या बताओ, रेडियस बताओ। तो ये सर्कल है, दो लाइंस इस पे पैरेलल हैं जो टेंजेंट है, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। क्लियर है क्या? दोनों पैरेलल हैं आपस में। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं लाइक दिस, तो क्या मैं ये बोलूं, हमको 8-9 में पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और सर्कल के सेंटर से पास करता है। क्या ये हम बात जानते हैं क्या? और अगर हम ये बात जानते हैं तो हमें पता है नॉर्मल जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगा इन दोनों लाइन के बीच का, L1 और L2 के बीच का। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले अपन ने दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखा था क्या? तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि अगर वो फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सर आपने कहा था सबसे पहले लाइंस को एक्स और वाई को सेम बना के लिखना। तो सर ये हमने सेम बना के लिख दिया। अब सही है सर, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। अब सर आपने कहा था कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे 2r होगी, तो ये हो जाएगी आपका मॉड ऑफ C1 माइनस C2। तो एक तो 9/2 माइनस 3 हो जाएगी और डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सर 2 आ जाएगा सर। तो यानी कि सर 2r की वैल्यू आ गई सर आपकी 3/2√2। सही करा ना मैंने? 3/2√2, हाँ है ना? तो सर r की वैल्यू हो गई 3/4√2। सही है? कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार। क्लियर? आगे बढ़ूं? एक तुम करके दिखाओगे, तुम्हारी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय लाइंस। फॉर्म बाय लाइंस L1 है 4y माइनस 3x माइनस 7 बराबर 0। L2 है 4y माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। L3 है 3y माइनस 4x प्लस 14 बराबर 0। और L4 है 3y माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है क्या? ये आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है? पैरेललोग्राम का एरिया। देखिए क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो अभी भी समझाया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो अपन ने अभी भी पीछे पढ़ा, ये फॉर्मूला लगा देंगे सर, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 और इसका मॉड। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए सर ने क्या कहा था कि सबसे पहले गिवन लाइंस को कैसे लिखो, y बराबर mx प्लस c के फॉरवर्ड में लिखो। तो फटाफट है ना, मुझे आंसर बता देंगे सब लोग, लेकिन सही होना चाहिए, जल्दीबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी भी सब लोगों के अलग अलग आंसर दिख रहे हैं मुझे, एंड आई एम सीरियसली सरप्राइज्ड कि इतने टाइम से हम लोग है ना अभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं
और अभी तक कई लोग सिंपल साधारण सवाल का भी अलग अलग आंसर निकाल देते हैं, मानना पड़ेगा। मतलब ये भी एक, मतलब इसके लिए भी है ना, एग्जाम में कुछ मार्क्स होने चाहिए टैलेंट के लिए। ये भी छोटा सा टैलेंट नहीं है कि एक घटिया सा सवाल जिसमें पता है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, और उसके लिए भी सब लोग अलग अलग सॉल्व करें और अलग अलग आंसर निकाल दें। ये तो मतलब मानना पड़ेगा कि ये एक टैलेंट होता है। तो सबसे पहले मैं पहली लाइन को y बराबर एम एक्स प्लस सी में जब लिखने जाऊंगा तो 3/4x प्लस 7/4 बनेगा। फिर मैं दूसरी लाइन को लिखने जाऊंगा तो y बराबर 3/4x प्लस 21/4 बनेगा। फिर मैं तीसरी लाइन को लिखने जाऊंगा तो वो बनेगा 4/3x माइनस 14/3। और मैं चौथी लाइन को लिखने जाऊंगा तो y बराबर 4/3x माइनस 7/3। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा C1 माइनस C2। तो 7/4 और 21/4 का जो डिफरेंस है वो 14/4 आ रहा है। और यहाँ पे इनका डिफरेंस मैं लिखूंगा तो ये आ रहा है अपना पास 7/3। और इधर आ जाएगा नीचे अपना m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 हो गया आपका 4/3 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट, ये हुआ ना। और फाइनली इसको सॉल्व करने पे आंसर 14 आता है। हाँ के ना? देख लेंगे कुछ भी। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसको भी कोई गलत करे इंसान तो फिर तो मतलब क्या मैं बोलूँ उसके लिए। मतलब अगर हम ये भी गलत करें तो फिर तो क्या ही करेंगे मतलब। चलो साफ दिख रहा है, एलसीएम 12 12 कट रहा है और ऊपर 16 माइनस जब ये 9 करेंगे तो 7 और 7 कट जाएगा तो सीधे 14 आ रहा है। एक लाइन में दिख रहा है साफ साफ। अब इसमें भी अगर इंसान कुछ और लगा के, एक आंसर आया 14√6/5, एक 98 आ रहा है। अब पता नहीं ऐसे आंसर जब मैं देखता हूँ, एक 168 आंसर निकाला है, एक ने आठ आंसर 8 निकाला है, 42 तक निकाला है, किन एक 49/6 निकाल दिया गया है। अब पता ही नहीं कैसे मतलब ये आंसर आते हैं। बहुत गलत बात है मतलब, है ना। हम इसको सीरियसली लें। इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो हैं दे आर गोइंग टू, है ना, स्पॉइल योर रिजल्ट, है ना। अपना जो मार्क्स आ सकते हैं ना वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। फाइंड द कंडीशन अंडर विच द गिवन पैलोग्राम विल बिकम रोम्बस। क्या ऐसा कुछ नोट्स में लिखाया गया था क्या कि अगर एक पैलोग्राम को रोम्बस बनना है तो क्या होना चाहिए? क्या नोट्स में मैंने ऐसा कुछ लिखाया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में? तो आई थिंक याद है सब लोगों को। मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट भी कर दिया कि सर लिखाया था। एंड द प्रोसेस वाज कि अगर किसी पैलोग्राम को आपको क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है, तो मैंने ये समझाया था कि आपको ये डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर करना पड़ता है। तो आई थिंक मैं तुमसे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि तुम्हारे सामने एक पैलोग्राम है, चारों लाइंस हैं, तुम कर ही लोगे काम। बता दो मुझे ज़रा क्या आंसर आएगा। व्हाट इज़ दैट कंडीशन? सीधे तुम्हें सिर्फ P1 इज इक्वल टू P2 लगाना है और सामने चारों लाइंस गिवन है। और इस बार तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी है क्योंकि जो लाइंस है अपने आप ही उसमें, जो पैरेलल लाइन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट दोनों लाइन में, वाई का कोफिशिएंट दोनों लाइन में सेम ऑलरेडी है। तो आई थिंक ये आएगा C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। और यहाँ जाएगा आपका D1 माइनस D2 का मॉड और नीचे अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यही लिखा होगा सब लोगों ने। एग्जाम में इसी को और अच्छा बनाने के लिए, क्वेश्चन को या फिर रिजल्ट को प्लीजिंग बनाने के लिए, यहाँ पर भी आप C1 C2 लिख दो। जब यहाँ पर भी आप C1 C2 लिखोगे तो यहाँ पर भी आपका C1 और C2 ही आएगा। तो फिर ये और ये कट जाता
और फिर फाइनली आपके पास एक अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलता इस तरह का। समझ में आया क्या? और फिर उसको वो और अच्छे से लिख देते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद ये बना, फिर वो उसको और अच्छे से कैसे लिख देते हैं, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर साथ में ले लेते हैं, उधर b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पर आप क्या लिख दो, c2, और यहाँ पे क्या लिख दो आप, c1, तो ये न्यूमरेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ है ना? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व जरा इसको। एरिया पूछा है ट्रायंगल का, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, फिर आंसर देंगे, है ना? तुक्का नहीं मारेंगे। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी ये 90 डिग्री है, आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, तो ये पॉइंट ए कॉमा बी हो गया, टू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल आइसोसेलेस है और एक 90 डिग्री है, तो इट हैज़ टू बी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये वाली जो साइड है, ये आपको एक्स कॉस अल्फा एंड वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी दे रखा है, और वो आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो अगर मैं इसे कुछ डिस्टेंस आर कहता हूँ, तो क्या मैं ये मानूं ये और ये भी आर ही होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो जो आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, जैसे मैं यहाँ पे एम बोल देता हूँ, जैसे लेट से इट इज क्यू एन आर, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, हाँ के ना? और अगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एन आर, तो ये अपना सर्कल का रेडियस बराबर कर देगा, ये सर्कम सेंटर हो गया, तो ये और ये दूरी बराबर हो जाएगी, हाँ या ना? ये आसन में भाई, ये आपका सर्कम सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब सर्कम रेडियस हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको आर ना बोलूं और पी बोल दूं, जहाँ पे पी का मतलब आई थिंक सबको दिख गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस दैट इज 2p इंटू हाइट दैट इज p, तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया को अपन पी स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? और p का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो a कॉमा बी का इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो क्या बनेगा, मॉड a कॉस अल्फा a, नहीं b आएगा, b साइन अल्फा माइनस p, और नीचे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, अंडर रूट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस p की वैल्यू को उठा के, अच्छा ये p और p फिर सेम हो जाएगा यार, इसीलिए मैंने r लिखा था, वो सही था, r ही रहने दो उसको, या इसको लेमडा बोल दो, ये लेमडा है ना? तो दिस इज लेमडा, दिस इज लेमडा, ये लेमडा, ये लेमडा, लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा। अब ये लेमडा की वैल्यू को हटा के यहाँ रख देंगे, ये हमारा आंसर है। आया समझ? क्लियर? इसको देखेंगे, थ्री लाइंस, तीन लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, और वो कह रहा है कि ये तीनों लाइन तीन साइड्स बना रही हैं दो स्क्वायर के। अब यहाँ पर इसने खराब कर दिया सवाल,
इसको लिखना चाहिए था ऑफ स्क्वायर, और बच्चे को खुद सोचना चाहिए था कि 2 स्क्वायर बनेंगे। क्वेश्चन ही खराब हो गया है। तो 2 स्क्वायर लिख दिए इसने अपने आप ही, बच्चे को हिंट मिल गया अपने आप ही 2 आएंगे। यहाँ पे देखो ये लाइन हुई, एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, और ये लाइन तीसरी हुई। तो अपने को क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ये लाइन दे रखी है अपने को x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, और ये लाइन दे रखी है उसने x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, और अपने को उसने ये लाइन दे रखी है जो कि 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। क्या हम लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है सबको? क्या सबको ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? क्या ये एंगल 90 डिग्री दिखा सबको? हाँ या ना? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर मेरे को स्क्वायर बनाना है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर आना चाहिए, ये डिस्टेंस भी बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन और बनानी पड़ेगी जो परपेंडिकुलर तो है, साथ में ये डिस्टेंसेस बराबर भी करने पड़ेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन आएगी ये इसके पैरेलल होने की वजह से 2x माइनस वाई प्लस सम लेमडा बराबर 0 होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अब क्या करेंगे अपन लोग, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना? तो अपने आप ही अगर अपन मॉड लगा के जाएंगे तो अपने को देखेंगे कि 2 आंसर आएंगे, क्योंकि एक लाइन इधर भी आ सकती थी। देयर कुड हैव बीन 2 लाइन्स, एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये आएगी। तो 2 लाइन्स पॉसिबल है, एक तो इधर आएगी और एक इधर आएगी। और वो सिंपली अगर अपन फॉर्मूला सही लगा देंगे मॉड लगा के ना, तो अपने आप दिख जाएगा। ये मैंने C1 माइनस C2 खेला, अपॉन अंडर रूट में आ रहा है 5, और इधर मैं खेलूंगा लेमडा माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, और इधर भी अंडर रूट में 5। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से लेमडा प्लस 4 मॉड हटा दिया तो प्लस माइनस 10 आएगा। तो लेमडा की वैल्यू एक तो 6 आएगी, और एक लेमडा की वैल्यू माइनस 14 आएगी। यू कैन सी 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा आ रही है, तो एक राइट वाली आएगी और एक लेफ्ट वाली आएगी। समझ में आया क्या? क्लियर? आया ना? ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े कम कर दो, कुछ भी मतलब बोल देना अगर तुम्हारा जो भी आदत है। मतलब मेरे को तो क्या है कि क्वेश्चंस कराने की थोड़ी आदत रहती है, ठीक है ना? तो देखो ये क्वेश्चन मैं पहले सोच रहा था ना लूँ, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो वो सोच नहीं पाते। लेकिन अपन लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो मेरे साथ सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगेन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है ना? अब क्या कह रहा जा रहा है कि अपने पास एक्स वाई प्लेन है, ये अपन ने बना दिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये बना दिया अपन ने। अब यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है ऐसे, ठीक है? इस लाइन ने यहाँ पे इसको कट किया, ये ए है और ये बी है, कुछ इंटरसेप्ट कट किया, सपोज करो a कॉमा 0 और 0 कॉमा बी। सुनते रहना मैं जो बोल रहा हूँ बस। तो ये वाली जो लाइन है, आई थिंक सब लोग इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं पहले भी। अब वो कह रहा है कि आपने एक्स वाई प्लेन बनाया, एक लाइन बनाई, उसने इंटरसेप्ट कट किया दोनों पे। अब आपने क्या करा, एक्सिस को रोटेट कर दिया है ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन को ओरिजिन ही रखा है, ओरिजिन के अबाउट एक्सिस को रोटेट किया। तो अब जो नई लाइन आई है उसके इंटरसेप्ट पी और क्यू हो गए। समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया है, तो अब ये आपका नया एक्स और एक ये नया वाई बन गया। कुछ समझ में आया क्या? ये जो मैंने येलो से बनाया है, अब ये नया वाई डैश हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ये नया एक्सेस बन गया एक्स और वाई। हाँ या ना? हाँ क्या ना? अब तुम ये समझ सकते हो कि जो हमारी ओरिजिनल लाइन थी वो कौन सी थी,
ये वाली लाइन जो ऑरेंज कलर में अपने को दिख रही है। अब इस पे जो इसने ये इंटरसेप्ट बनाया होगा, ये ए डैश और ये बी डैश, इसके लिए वो कह रहा है कि इसे पी और क्यू। लाइन को रोटेट करना और एक्सेस को रोटेट करना अलग अलग चीज़ है ना। एक्सेस को रोटेट करेंगे तो एक्स और वाई दोनों रोटेट होगा ना, लाइन को रोटेट करेंगे तो सिर्फ लाइन ही रोटेट होगी। क्लियर है क्या? तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन अपनी नई बनेगी, जो नए एक्स डैश और वाई डैश पे बनी, उसका इंटरसेप्ट क्या है? पी और क्यू है। समझ रहे हो इस बात को? उसका इंटरसेप्ट क्या है? पी और क्यू। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो नई वाली लाइन है, यानी कि जो अपनी एक्स डैश और वाई डैश पे लाइन बनी जिसको मैं L2 बोलूँ, तो क्या मैं उसको कह सकता हूँ एक्स डैश अपॉन सम पी एंड वाई डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। नया एक्सेस एक्स डैश और वाई डैश है, उस पे उसका इंटरसेप्ट है पी और क्यू। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देख लो जरा। मैं सेम लाइन लेकर के ही समझा रहा हूँ, नई लाइन नहीं बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने नया एक्सेस लिया एक्स डैश और वाई डैश, ये देख सकते हो कि ये इसको ऐसे रोटेट कर दिया कुछ एंगल से, तो ये भी उतना ही रोटेट हो जाएगा। तो ये नया एक्स डैश और वाई डैश बन गया। अब इस पे नया इंटरसेप्ट ए डैश और बी डैश है जिसकी वैल्यू उसने पी और क्यू दे रखी है। तो मैं नई लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा, नए एक्सेस के अबाउट, ये ओरिजिनल एक्सेस के अबाउट था, ओरिजिन के अबाउट ही रोटेट किया गया है। तो क्या तुम ये समझ सकते हो कि अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो कोई बदलाव ही नहीं है। ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापूंगा तो उसमें तो कोई बदलाव आया ही नहीं। हाँ या ना? आपने लाइन को नहीं चेंज किया है, आपने एक्सेस को चेंज किया है। पहले एक्सेस पे उसका इंटरसेप्ट ए और बी था, नए वाले पे पी और क्यू हो गया। ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो भी लाइन आएगी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस थोड़ी बदलने वाला है। ओरिजिन से परम डिस्टेंस तो उसका सेम ही है, बस यही अप्लाई करना है अपने को। तो अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 का निकालूं तो 0 0 -1 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 1/a² एंड 1/b²। और अगर यही काम मैं दूसरी लाइन के लिए करूं तो 0 0 -1 और नीचे अंडर रूट में आएगा 1/p² प्लस 1/q²। आई थिंक स्क्वायरिंग करने के बाद हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है, हेंस प्रूव्ड। हाँ या ना? सिंपल सी बात है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चे इतना हिस्सा याद रख लेते हैं कि अगर आपने एक्सिस को रोटेट किया है तो उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आया है। बस इतना सा कंडीशन लगाने का बैक ऑफ द माइंड में रखो अगर इस तरह की लैंग्वेज कभी देखे तो। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर ही अपन वाइंड अप करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, कल इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्या? फाइन। और आज का अपन होमवर्क भी दे देते हैं। तो अपना होमवर्क रहेगा आज का, एक बार मैं शीट देख लेता हूँ, स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। कल अपन ने 24 तक दिया था क्या? कल 24 तक अपन ने दिया था। ट्वेंटी तक दिया था, ठीक है। 20 तक दिया था तो ये अपना हो गया O1 का होमवर्क। S1 में अपन ने शायद 5 तक दिए थे, है ना? 42। डू योर सेल्फ अपन ने लास्ट कहाँ तक दिया था?
डू योरसेल्फ कहाँ तक दिया हुआ है? 4 तक 5 तक, कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ 5 कह रहे हैं। आई थिंक 5 तक दिया था, जिसमें आखिरी शायद लोकस के क्वेश्चन थे उसमें, जो मुझे ध्यान है। तो डू योरसेल्फ 6 एंड 7 कर लेंगे। तो होमवर्क मैं बताता हूँ स्क्रीन को शेयर करके। ये अपना होमवर्क रहेगा। ओवन में अपन ने 21 से 30 दिया है, साथ में 42 से लेके 46 है ना, 42, 43, 44, 45, 46 ये सब कर सकते हैं। और डू योर सेल्फ 6 और 7 दिया है। अगर कहीं पर भी पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज दिखे तो उसको छोड़ देना, कल अपन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ, तो हैंडआउट अपन ले लें पहले। नहीं, S1 नहीं दिया है। और अगर किसी को लगे कि मेरे पास टाइम है तो वो रेस को कर सकता है। कल हम लोग रेस 43 बाय द वे डिस्कस करेंगे। तो 43 रेस के सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए। हैंडआउट इज अवेलेबल। टोटल विद होमवर्क देयर शुड बी 16 पेजेस। जरा देखो मिला क्या? मिल गया? अब शायद तुम लोगों की क्लास है आज, तो अपन आज का जो होमवर्क अपने को डिस्कस करना था ना, 12 से 20 तक, है ना, ओवन में, तो वो अपन कल ही डिस्कस करेंगे रेस 43 के साथ। ठीक है ना? तो आज की जगह अपन वो कल डिस्कस करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था, कल अपनी शायद जूम क्लास रहेगी शाम को एक। तो लुकिंग एट द टेस्ट, है ना, टेस्ट आ रहा है, तो सब लोग, मैं एडवाइस दूंगा कि डिटर्मिनेंट और आपका एसओटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, और क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस, ये जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हैं इनको रिवाइज करें। स्पेशली लास्ट के 2 चैप्टर जो हैं, डिटर्मिनेंट है और आपका एसओटी है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनको आप अच्छे से रिवाइज करें। और डिटर्मिनेंट की मैं कल सोच रहा हूँ कि वैसे तो सर ने पूरी डिस्कस कर दी थी, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं डिटर्मिनेंट की शीट को एक बार ले लेता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। ठीक है? तो कल मैं जूम की क्लास में एसओटी की नई शीट लेके पहले डिटमेंट की शीट ले रहा हूँ। तो डिटमेंट की शीट में वैसे तो पूरा डिस्कस हो चुका है, आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी है, पीडीएफ सॉल्यूशन भी है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट को देखते हुए कल मैं डिटमेंट का डाउट ले लूँगा। लेकिन ध्यान रख लेना, थ्योरी अगर आप पढ़ी नहीं है किसी ने और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है तो उस बच्चे को मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। तो मैं कल डिटमेंट को लेने वाला हूँ जूम क्लास के अंदर। समझ में आ गया क्या? तो डिटमेंट की शीट, और उससे अगले वीक में मैं एसओटी की भी ले लूँगा, है ना। लेकिन अब इसके बाद फिर ऐसा नहीं कि सर पीछे की ओर चले जाओ, लॉग भी करा दो, तो वो सब नहीं होगा। ये लेटेस्ट 2 टॉपिक हैं तो मैं इसलिए 2 ले रहा हूँ। उसके बाद तो फिर अपन जो करंट चल रहा है वो चलेगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक ही, है ना। कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।